हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जेक क्लास 11th का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 9 दिसंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है और टोटल आपको 90 मिनट दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का टोटल 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव 10 होता है जो कि आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। और आप लोगों का टोटल सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला आपका 20 नंबर का होता है। तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का पहला प्रश्न जो कहता है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था, आपको बताना है। तो भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब किया गया, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है। तो 1991 को क्या कहा जाता है, नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? एल्टर नीति कहा जाता है, या फिर एस्टर नीति, या फिर SS टर्न नीति, या फिर एमटर नीति कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई आर्थिक नीति 1991 को एस टर्न नीति कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, WTO किसका पूर्ण रूप है? तो WTO किसका पूर्ण रूप है, आपको बताना है। क्या आप लोगों को WTO का फुल फॉर्म पता है? और नहीं पता है तो मैं WTO का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। WTO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखिएगा। और आपका WTO विश्व व्यापार संगठन का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, WTO किसका पूर्ण रूप है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर का प्रश्न आपका कहता यह है कि देखिए, वैश्वीकरण का संबंध है। तो वैश्वीकरण का संबंध किससे है, आपको बताना है। देखते हैं हम वैश्वीकरण का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था के नियम से, क्या फिर अर्थव्यवस्था के नियोजन से, या फिर अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था के खुलेपन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष कौन सा है? क्या 1895 है, या फिर 1995, या फिर 1795, या फिर 1900
1985। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1995 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आपका प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है आपको बताना है। क्या उर्जित पटेल या फिर शक्तिकांत दास या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आप लोग याद रखिएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर का आपका प्रश्न कहता है विश्व को एक बाजार के रूप में मनाने का अर्थ है। तो विश्व को एक बाजार के रूप में मनाने का अर्थ आपको बताना है। क्या निजीकरण होगा या फिर केंद्रीयकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व को एक बाजार के रूप में मनाने का अर्थ वैश्वीकरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपका कहता क्या है आपका कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है। तो कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है आपको बताना है। क्या आयात प्रतिस्थापन या फिर निजीकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर उदारीकरण। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयात प्रतिस्थापन आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कि 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था को मुक्त करना किस नाम से जाना जाता है, फिर किस तरह से जाना जाता है। देखिए 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह और हम लोगों का सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है। सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चन रहता है जो कि हम लोगों ने 9 प्रश्न कर लीजिए और अब हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हम लोगों का सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न कहता है आपका क्या नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति जो है उसमें किसे सम्मिलित किया गया है हम लोग वो देखते हैं। क्या निजीकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर उदारीकरण या फिर इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में जो सम्मिलित किया गया है यह तीनों को सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी और उदारीकरण को भी, ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका सेक्शन बी है जिसमें कि आपका टोटल 2 प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर का है। टोटल आपका 4 नंबर का है सेक्शन बी में। अब हम लोग सेक्शन बी का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए सेक्शन बी का प्रश्न क्या कहता है आपका। सेक्शन बी जो कि आपका 2 नंबर का हुआ 2 गुना 4 वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग देखने वाला है। जो सेक्शन बी में है वो वेरी शॉर्ट आंसर है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है आपका प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं। तो प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं आपको बताना है। तो प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं हम लोग देखते हैं। तो उत्तर देखिए इस तरह से देखिए प्रशुल्क या टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला कर है। तो प्रशुल्क जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाने वाला एक कर है जो आमतौर पर 5% तक होते हैं, लेकिन किसी भी देश द्वारा घरेलू उपयोग अथवा उत्पादों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए हम बढ़ते हैं फिर आगे। सामान्यतः प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। टैरिफ अर्थात प्रशुल्क आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स अर्थात कर है। तो प्रशुल्क एक टैक्स या फिर कर है जो आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर का प्रश्न देखिए आपका कहता है रूपों
यहाँ रुपो, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रुपयो होना चाहिए था। तो देखिए, रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? तो रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं आपको बताना। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे सभी का। तो देखिए, सेक्शन सी जो कि आपका टोटल सेक्शन में 2 प्रश्न है, वो आपका 3-3 नंबर का है। तो देखिए, 13 नंबर का प्रश्न कहता है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस तरह नियंत्रण रखता है? तो रिजर्व बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंकों पर किस तरह नियंत्रण रखता है बताना है। देखिए, 14 नंबर का प्रश्न कहता है, फिर परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है? तो परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है बताना है। बट देखिए, सेक्शन डी का हम लोग प्रश्न देखते हैं। सेक्शन डी टोटल आपका 2 प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न 5 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का है सेक्शन डी में। तो देखिए, सेक्शन डी का 15 नंबर का आपका प्रश्न कहता है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? तो विश्व व्यापार के संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है बताना है। फिर देखिए, 16 नंबर का प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? तो भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए, हम लोग 11 नंबर का आंसर छोड़ देते हैं, हम लोग आंसर देख लिए हैं 11 नंबर का, हम लोग देखेंगे 12 नंबर का आंसर। देखिए, 12 नंबर का आंसर आपका कहता है, उत्तर 12 का, रूपो लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक, रुपयो होना चाहिए। रुपयों के अमूल्य मूल्यों से हम यह समझते हैं कि जब किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के संबंध में किसी मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी करना, यह आपका रुपयों के अमूल्य है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट आंसर। 13 नंबर का आंसर देखिए आपका है क्या, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर निम्नलिखित तरह से नियंत्रण रखता है। तो रिजर्व बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंकों पर निम्नलिखित तरह से अपना नियंत्रण रखता है। तो देखिए, पहला किस तरह से, रिजर्व बैंक तय करता है कि कोई अपने पास कितनी रकम जमा रख सकता है। ये आपका पहला पॉइंट होगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, रिजर्व बैंक ही ब्याज दरों का निर्धारण भी करता है। तो रिजर्व बैंक ही ब्याज का निर्धारण करता है कि इसे कितना देना है। फिर 3 नंबर का पॉइंट कहता है, विभिन्न क्षेत्रों को दान देने की नीति पर रिजर्व बैंक की तैयार करता है। हम लोग 13 नंबर का भी आंसर देख लिया, हम लोग 14 नंबर का आंसर देखेंगे। देखिए, 14 नंबर का आंसर कहता है, परिणात्मक प्रतिबंधों का अर्थ होता है। तो परिणात्मक प्रतिबंधों का अर्थ होता है, देखिए, यह आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना, इसका आपका अर्थ है, इसका अर्थ यही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर की ओर। तो 15 नंबर का आंसर आपका इस तरह है, देखिए, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है क्योंकि IMF और विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश वैश्वीकृत होते विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता है। तो हम लोग 15 नंबर का आंसर भी देख लिए। अब हम लोग 16 नंबर का आंसर देखेंगे। तो देखिए, 16 नंबर का आंसर कहता है, आर्थिक सुधार निम्न कारणों से आरंभ किए गए। तो आर्थिक सुधार जो था उसे निम्न कारण से सुधार किए गए हैं। जो पहला कारण, देखिए, 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। 1991 में जो था वो भारत जो था वो बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। फिर नेक्स्ट देखिए, सरकारी राजस्व के अधिक सरकारी व्यय ने भारी उधारी को जन्म दिया। 1991 में राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 60% था। सरकार ब्याज तक देने में
असमर्थ थी। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधन प्रबंधन की अक्षमता थी। तो एक बहुत बड़ी संकट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका तीसरा पॉइंट कहता क्या है। तीसरा पॉइंट, विदेशी मुद्रा भंडार जिन्हें हम आयातों के भुगतान के लिए रखते हैं इतने कम हो गए कि वे केवल 3 सप्ताह के लिए पर्याप्त थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए आपका चौथा पॉइंट कहता है, खाड़ी युद्ध के कारण कीमतों के बढ़ने की दर दोहरे अंक में पहुंच गई, जिसने संकट को और बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति की दर 12% प्रतिवर्ष था। देखिए पांचवा पॉइंट कहता क्या है, घटिया प्रबंधन के कारण बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे। इस संकट का जवाब सरकार ने 1991 की नई आर्थिक नीति की घोषणा करके दिया। तो हम लोग देख लिए 16 नंबर का भी आंसर। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो का एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।